नमस्ते। जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ये हमारे 4 भौतिक प्रदेश। पहला कौन सा? पश्चिम मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा हाड़ौती प्रदेश। अब देखो, पश्चिम मरुस्थल इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क मरुस्थल, दूसरा अशुष्क मरुस्थल। अब इसको 25 डिग्री समवर्षा रेखा से ये 2 भागों में बटा है। देखो, 25 डिग्री समरेखा वर्षा से जो कम वर्षा होगी उसको शुष्क प्रदेश बोलेंगे, और उससे ज़्यादा होगी 50 सेंटीमीटर से कम और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को वापस 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर के बोलेंगे घग्गर का मैदान, उससे नीचे शेखावटी प्रदेश, फिर नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद लूनी बेसिन। लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र उसको लूनी बेसिन बोलते हैं, और उसी प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, जो शुष्क मरुस्थल है उसके भी 2 भाग है, एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप क्षेत्र। मुक्त मतलब जहाँ बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, जहाँ पर पथरीली भूमि है वहाँ उसको बोलेंगे बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, और जहाँ पर बालुका के स्तूप बनते हैं उसको बोलेंगे बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। अब इसको अगर हम जलवायु के हिसाब से देखें तो पश्चिम मरुस्थल की जो जलवायु होगी शुष्क या अर्धशुष्क। कौन सी? शुष्क या अर्धशुष्क। उसके बाद अरावली की होगी उप आर्द्र, पूर्वी मैदान की आर्द्र, फिर हाड़ौती प्रदेश की होगी अति आर्द्र। अब देखो, अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। ठीक है। उसके बाद रहा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के भी कई भाग है, जैसे बाणगंगा का मैदान या बनास बेसिन, माही बेसिन। अब माही बेसिन को एक और नाम से जाना जाता है 56 बेसिन या 56 का मैदान, है ना, ध्यान रखना। हाड़ौती प्रदेश के भी 2 भाग है, विंध्यन कगार और एक दक्कन लावा पठार। अब यहाँ पर देखो, मालवा का पठार है, आप सबने पढ़ा होगा राजस्थान भारत के भूगोल में। ये मालवा का पठार है, इसी का एक भाग है दक्कन लावा पठार। ये दक्कन प्रदेश को टेथीस सागर का भाग माना जाता है। अब आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि पृथ्वी सबसे पहले स्थलीय भाग है वो 2 भागों में था। एक तो अंगारालैंड, ऊपर का भाग जो था वो तो था अंगारालैंड इस प्रकार से, और जो नीचे का था वो था गोंडवानालैंड। और इन दोनों के बीच में जो भाग था उसको बोला गया था टेथीस सागर। जो ऊपर का जो भाग था वो तो अंगारालैंड, नीचे वाला गोंडवानालैंड, और बीच में जो भाग था वो टेथीस सागर। अब जो और ये स्थलीय भाग, तो स्थल था, इसके ऊपर तैर रहा था, धीरे धीरे ये प्लेटों में बढ़ता गया। फिर देखो, इसी प्रकार से जो इंडिया था पहले यहाँ पर था भारत बाद में इससे अलग होकर धीरे धीरे ऊपर की साइड गया था, एशिया से जाकर टकराया। तो जो यहाँ पर जैसे एशिया था, इससे जब टकराया एशियन प्लेट से जो इंडियन प्लेट टकराई थी, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ था? हिमालय का, है ना। तो ये जो भारत है वो किसका भाग है? गोंडवानालैंड का। लेकिन जो ये बीच में ये भाग बच गया था, ये जिसमें पानी था, जिसको टेथीस सागर बोलते हैं, बाद में ये भरता गया धीरे धीरे, जो तलछट आए थे ना उनसे भरता गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बना? मरुस्थल। क्या बना था? मरुस्थल। इस प्रकार से जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो किसका भाग है? टेथीस सागर का। और जो उसके बाद ये अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती प्रदेश, यह है गोंडवानालैंड के भाग। ठीक है। तो देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार, है ना। अब पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को वापस से 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश को वापस से 4 भागों में बांटा गया। घग्गर का मैदान, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि या आंतरिक फिरवा मैदान बोलते हैं इसको, फिर लूनी बेसन, गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है। फिर अरावली प्रदेश, अरावली को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली।
उसके बाद है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान को दो भागों में बांटा गया, बनास या बाणगंगा बेसिन या माई छप्पन का बेसिन। उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार को दो भागों में बांटा गया, विंध्यन कगार, हाड़ौती पठार। स्थलीय प्रदेश, उसका क्षेत्रफल 61.11%। कितना? 61.11%। जनसंख्या 40%। जिले 12। मृदा रेतीली। जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क। अरावली प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 9%। इस पर जनसंख्या निवास करती है 10%। देखो 9% भाग है मात्र, और उस पर जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? 10%। मुख्यतः 9 जिले, कक्षा 11 की बुक में मुख्यतः 9 जिले हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसकी मृदा कैसी है? पर्वतीय मृदा, क्योंकि अरावली प्रदेश है तो पर्वतीय मृदा हो गई, आपको पता है। उसके बाद इसकी जलवायु कैसी है? उपार्द। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? 23% या 23.9%, है ना। और इस पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39% या 40%। कक्षा 8 की बुक में 40% है। 39 या 40% जनसंख्या निवास करती है मात्र कितने क्षेत्रफल पर? 23% क्षेत्रफल, है ना। जिले इसमें 10 आएंगे। मृदा कैसी है? दोमट या जलोढ़ मृदा, सबसे उपजाऊ मृदा यही है, दोमट या जलोढ़। उसके बाद जलवायु कैसी है? आर्द्र। तो सर्वाधिक कृषि भी कहाँ पर होगी? पूर्वी मैदानों में, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार का क्षेत्रफल कितना? 6.79%, 6.89% या 7%। कक्षा 8 की बुक में 7% है, या कक्षा 11 की बुक में दे रखा 9%। फिर जनसंख्या कितनी है? 11% या 13%। कक्षा 11 की बुक में 13%, वैसे 11% है ना। जिले इसमें कितने? 7, और कक्षा 11 की बुक में दे रखा है 5। मृदा कैसे है इसकी? काली या रेगुर मृदा। जलवायु अति आर्द्र। ये हो गई हमारी बेसिक नॉलेज, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले, मृदा, जलवायु। इसका पहला भाग क्या था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। एक तो शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के भी 2 भाग, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसका ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। कहाँ पर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये अफ्रीका के पूरा आर्कटिक मरुस्थल का विस्तार है। मैंने आपको बताया ना, गोंडवाना लैंड नीचे वाला भाग था, वहाँ पर अफ्रीका था। उसके बाद जो बीच में टेथीस सागर रह गया था। तो बस विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला वो घना आबादी वाला मरुस्थल, इसी को ही मोस्ट कर लेना। इसको सर्वाधिक क्वेश्चन आता है ये, कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल, ठीक है। इसका निर्माण या अवशेष टेथीस सागर के है ही। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। कौन सी रेखा? ये भी हमेशा पूछा जाता है। 25 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा कौन कौन से भाग में? शुष्क मरुस्थल, ये राठी प्रदेश बोलेंगे जिसको। दूसरा अर्ध शुष्क मैदान, जिसको बांगड़ प्रदेश के नाम से बोला जाता है, ठीक है। अब इसके पहला भाग हम पढ़ रहे हैं शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल कहाँ से? 25 सेमी समवर्षा रेखा से कम वाला जो स्थान है, यानी 25 सेमी से कम वर्षा जहाँ पर होगी वो होगा शुष्क मरुस्थल। इसको महान मरुस्थल भी बोला जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर के आसपास के जो क्षेत्र है ना, उसको। इसके भी 2 भाग बताए थे। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, स्तूपों का निर्माण सर्वाधिक यहीं पर होता है। बालू का स्तूपों के प्रकार: अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। ये कक्षा 11 की बुक में 3 दे रखे हैं। तो पहले अनुदैर्ध्य, पवन की भाव की दिशा में समानांतर होते हैं। कैसे होते हैं? समानांतर। जैसे देखो ये पवन चल रही है तो इसी के समांतर जो बन जाएंगे, स्तूप बन जाएंगे, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्तूप। कौन से? अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ कौन से होंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो गए पवन की भाव की दिशा के लंबवत, यानी पवन इस प्रकार से आ रही है तो इसी के लंबवत बन जाएंगे। जैसे इस प्रकार से पवन गई है ना, तो इसी के लंबवत बन गए ये, जैसे ये जा रही है। तो ये कौन से हो गए? जो लंबवत बनेंगे तो अनुप्रस्थ हो गए, और जो समानांतर बनेंगे वो अनुदैर्ध्य हो गए। बरखान, बरखान अर्धचंद्राकार स्तूप, पवन दिशा के लंबवत परंतु विशिष्ट प्रकार की आकृति बनाते हैं। कौन सी आकृति बनाते हैं? अर्धचंद्राकार, जिसके देखो इसके जो 2 मुहाने होते हैं सींग जैसी आकृति के होते हैं। ध्यान रखना, बरखान कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार प्रकार के।
ये मुख्यतः शेखावटी प्रदेश में मिलते हैं। बरखान सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे? शेखावटी प्रदेश। 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले जो होंगे वो तारानुमा होंगे, 3 या 3 से अधिक। फिर है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो बरखान के विपरीत होते हैं, महिलाओं के हेयर पिन के तरह। हेयर पिन जो महिला बालों में लगाती है ना, वैसी हेयर पिन। अब देखो हवा इधर से चल रही है तो इसी प्रकार से इधर की साइड ही बनेंगी। बरखान में क्या हो रहा था? इधर से हवा आ रही थी, है ना। सर्वाधिक इसी प्रकार के स्तूप बनते हैं। किस प्रकार के? पैराबोलिक बालू का स्तूप।